हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है CIB रिटेल बैंकिंग का यूनिट 15 जो कि है टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग जो सर्विसेज है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू डिलीवर सर्विसेज थ्रू आउट द ब्रांच बैंक नेटवर्क। जो भी ब्रांच और बैंक का नेटवर्क है उसके थ्रू जो भी कस्टमर को हम लोग सर्विसेज डिलीवर करते हैं वो आज टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। IT डिपार्टमेंट्स एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस इज मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ रिटेल बैंकिंग नेटवर्क्स। जो रिटेल बैंकिंग का नेटवर्क है उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो IT डिपार्टमेंट का होता है। तो रिटेल बैंकिंग में अभी क्या क्या टेक्नोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन विद द बिजनेस मॉडल will enable the banks to design their marketing strategy and through an integrated CRM solution will sell to the targeted customer base। जो टेक्नोलॉजी है, जिस बिजनेस मॉडल में जो हमारा टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ उसकी वजह से बैंक जो है वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने में उसको काफ़ी हेल्प मिला और उसका जो CRM सॉल्यूशन है उसके थ्रू वो अपने टारगेटेड कस्टमर को सेल करने में काफ़ी उसको हेल्प मिलने लगी। तो टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस इन रिटेल बैंकिंग कितने तरह के हैं। तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप स्टडी ने एक जो है अपना ये कंडक्ट किया था 2003 में एक स्टडी, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्शन इन फिनेंशियल सर्विसेज ट्रांसफॉर्मिंग रिटेल बैंकिंग प्रोसेसेस। तो ये रिपोर्ट जो है ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप स्टडी ने दिया था। तो इसमें उन्होंने जो प्रोसेस मॉडल था रिटेल बैंकिंग के लिए उसको 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेस में डिवाइड किया। तो पहला जो था उनका प्रोसेस वो था हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, दूसरा वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, तीसरा प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और चौथा प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में ये सिर्फ वन प्रोडक्ट को सपोर्ट करके बनाया गया था। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ मिलाकर बनाया गया। फिर प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल जो था उसमें कुछ हद तक प्रोडक्ट्स को लेकर के इस मॉडल को तैयार किया गया और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में जो कॉमन सर्विसेज के लिए, एक कॉमन सर्विसेज के लिए जो डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट्स थे उनको लेकर के एक ही साथ जो है वो प्रोडक्ट का मॉडल डिज़ाइन किया गया। तो ये 4 जो है ये टेक्नोलॉजी प्रोसेस इन रिटेल बैंकिंग में ये 4 प्रोसेस हम लोग बैंक इंडस्ट्री जो है वो यूज़ करती है। तो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इन रिटेल बैंकिंग को जो है 3 तरह के मॉडल में डिवाइड किया गया। पहला आउटसोर्स्ड मॉडल, दूसरा ब्लेंडेड मॉडल और तीसरा प्रोप्राइटरी मॉडल। तो जो आउटसोर्स्ड मॉडल था फ्रेंड्स उसमें जो मॉडल था वो किसी भी IT कंपनीज के द्वारा आउटसोर्स किया जाता था। ब्लेंडेड मॉडल में इन हाउस एंड आउटसोर्स ये दोनों को मिलाकर के जो है मॉडल रेडी किया जाता है। और प्रोप्राइटरी मॉडल में जो है मॉडल डेवलप्ड इन हाउस बाय बैंक्स, जो इन हाउस मतलब बैंक के इन हाउस में जो डेवलप होता है बैंक खुद उसको डेवलप करती है, उस तरीके के मॉडल को हम लोग प्रोप्राइटरी मॉडल कहते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए जो कि फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है रिस्टोर करती है, उसमें सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग, बेसिक लोन ओरिजिनेशन डेटा जो है उसको स्टोर किया जाता है। फिर है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर अपडेशन हो इन्फॉर्मेशन में जैसे इनकम डिटेल्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज तो उसको अपडेट करने के लिए। फिर है ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिसबर्समेंट टू फाइनल सेटलमेंट इन लोन अकाउंट्स एंड ऑपरेशन डिटेल्स इन लाइबिलिटी अकाउंट्स। जो भी लोन अकाउंट में जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा और लाइबिलिटी अकाउंट में जो भी ऑपरेशन होगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन में स्टोर होगा। फिर है एनालिटिक्स एंड अलर्ट्स, बोथ ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अलर्ट जो है वो एनालिटिक एंड अलर्ट में स्टोर किया जाएगा। तो कुछ यूज़र फ्रेंडली फीचर्स हैं टेक्नोलॉजी के, तो जिसमें सबसे पहला जो है वो है अलर्ट्स। आजकल फ्रेंड बैंक में आपने देखा होगा कि कस्टमर्स को मोबाइल में या फिर SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू जो है अलर्ट्स भेजा जाता है बैंक के द्वारा। अगर उनका कोई फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया हो या उनका EMI का कोई पेंडिंग हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती हैं। तो ये जो अलर्ट सॉल्यूशन है ये बैंक को एम्पावर करती है ताकि वो एंड यूज़र तक कोई भी अलर्ट को पहुँचा सके। ये मेनली 2 टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, पहला है J2EE और दूसरा है NET सॉल्यूशन। ये एक मल्टी चैनल सॉल्यूशन है जो कि बैंकों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक ही साथ बहुत सारे SMS और ईमेल्स भेजने में, और बैंक जो है अलर्ट भेजती है वो थ्रू SMS या ईमेल ही भेजती है। फिर नेक्स्ट जो है वो है कस्टमर एनालिटिक्स।
कस्टमर एनालिटिक्स में कुछ नहीं फ्रेंड्स, कस्टमर का जो भी डेटा होता है उसको एक साथ जो है स्टोर करके और उसको एनालाइज करना, उसी को कस्टमर एनालिटिक्स बोलते हैं। इसके जो की मॉड्यूल्स हैं मतलब वो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे, तो कोई भी कैंपेन मैनेजमेंट में, उनको कोई भी प्रोडक्ट जो है क्रॉस सेल करने में, या कस्टमर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में, या लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस में, एट्रिशन एंड लॉयल्टी एनालिसिस में, ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस एंड सर्विस रिक्वेस्ट एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ों में जो है कस्टमर एनालिटिक्स बहुत हेल्प करती है। इसका बिजनेस बेनिफिट भी है, ये बैंकों को एक रोबस्ट फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि जो है कस्टमर को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए और उनको जो है अलग अलग तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी बढ़ेगा। फिर है ये डिसीजन मेकिंग सपोर्ट को भी इम्प्रूव करती है। टाइम टू मार्केट, रिड्यूस टाइम टू मार्केट, यानी कि अगर आपको किसी अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है तो उसको आपको जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है और उसमें आपको काफ़ी कम समय बनता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है प्री डिफाइंड डेटा जो है कस्टमर का प्रोवाइड रहता है। फिर है लो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी कि इसमें काफ़ी कम खर्च लगता है बैंकों को, और कस्टमर एनालिटिक सॉल्यूशन जो है वो एक काफ़ी अच्छा जो है इस डेटाबेस जो है वो प्रोवाइड करती है बैंक को। फिर है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि IDRBT। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक कमेटी जो है वो बनाया था टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन द पेमेंट सिस्टम के ऊपर 1994 में, जिसके की जो चेयरमैन थे वो WS शराफ थे। तो ये एक एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब फिनेंशियल सेक्टर में, जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसके ऊपर जो है ये कमेटी फोकस करती थी और उसके ऊपर रिसर्च करती थी। तो ये इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया, डिज़ाइन किया कि उनको किन किन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर जो है रिसर्च करना है। तो उसमें जो है पहला है इंडियन फिनेंशियल नेटवर्क यानी कि इन्फीनेट, दूसरा है स्ट्रक्चर्ड फिनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम्स यानी कि SFMS, तीसरा है नेशनल फिनेंशियल स्विच यानी कि NFS, और चौथा है इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड यानी कि IBCC। ये चार जो है फील्ड, ये बैंकिंग सेक्टर में जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्हीं की वजह से चलता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वह है इंडियन फिनेंशियल नेटवर्क यानी कि इन्फीनेट। इन्फीनेट जो है ये क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क की तरह काम करता है और ये बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर का बैकबोन की तरह काम करता है। ये SFMS यानी कि स्ट्रक्चर्ड फिनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जो कि हम लोग RTGS NEFT में यूज़ करते हैं और स्विफ्ट मैसेजेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। EFT यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, ECS है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग का कोई ट्रांजैक्शन है, तो वो सारी चीज़ें जो है इन्फीनेट के थ्रू ही प्रोसेस होती हैं। फंड ट्रांसफ़र अंडर NEFT एंड RTGS बीइंग डन थ्रू इन्फीनेट, जो NEFT RTGS में फंड ट्रांसफ़र का काम होता है वो भी इन्फीनेट के थ्रू ही होता है। तो ये एक फिनेंशियल नेटवर्क की तरह काम करता है फ्रेंड्स, और इसका एडवांटेज क्या क्या है, तो ये बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज जो हैं इंडिपेंडेंट ऑफ देयर लोकेशन, यानी कि ये एक लोकेशन के ऊपर जो है बैंकिंग सर्विसेज को डिपेंड नहीं होना पड़ता है। ये ऑल ओवर नेटवर्क जो है प्रोसेस कर सकते हैं किसी भी रिक्वेस्ट को। इससे क्या होता है कि बैंक का बिजनेस वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ग्रो करेगा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं है कि आप एक ही एरिया में जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जो आपका होल ओवर इंडिया जो है आपका कस्टमर बेस जो है आप उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फीनेट के थ्रू। इंक्रीज सिक्योरिटी, इसके थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये काफ़ी सिक्योर इसमें होते हैं। रिडक्शन एलिमिनेशन ऑफ पेमेंट रिस्क, जो रिस्क होता है पेमेंट में यहाँ पे वो नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका ट्रांजैक्शन का डेटा अगर सब कुछ सही है तभी ये ट्रांजैक्शन जो है प्रोसेस होता है, नहीं तो ये रिटर्न हो जाता है। इफिशियंट हाउसकीपिंग, इसको मेंटेन करना भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इम्प्रूवमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ये इम्प्रूव करता है। एंड इनोवेटिव कस्टमर ओरिएंटेड डिलीवरी मैकेनिज्म, और ये एक तरह से काफ़ी अच्छा जो है डिलीवरी मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा IT सेक्टर का है वो है SFMS यानी कि स्ट्रक्चर्ड फिनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। तो ये भी फ्रेंड्स एक सिक्योर्ड मैसेजिंग स्टैंडर्ड की तरह काम करता है।
और ये जो हमारा स्विफ्ट का ट्रांजैक्शन है यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये ठीक उसी की तरह काम करता है। यूज्ड प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पस ऑफ सिक्योर्ड कम्युनिकेशन विद इन द बैंक एंड बिटवीन द बैंक। कोई भी अगर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन करना होता है विद इन बैंक या बिटवीन बैंक्स तो SFMS के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ये मोस्टली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम CFMS में जो है SFMS के बेसिस पे ही काम करता है। इसके की फीचर्स क्या क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो भी मैसेज होता है वो क्लब करके बैच फाइल के थ्रू एक्सचेंज किए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में SFMS जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी इंस्ट्रूमेंट के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में भी काफ़ी हेल्प करता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट जो हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर वो है नेशनल फिनेंशियल स्विच का, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग NFS भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि NFS जो है ये मेनली हमारा जो ATM नेटवर्क है वो NFS के बेसिस पे ही काम करता है और इसको लॉन्च किया था IDRBT ने। दिस वॉज टेकन ओवर बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑन December 14, 2009। इसको टेकन ओवर किया NPCI ने December 14, 2009 में। तो जो भी NFS नेटवर्क के मेंबर हैं, जो कि कोई भी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका मेंबर हो सकती है, तो उसको ये ज्वाइन करने के लिए वन टाइम जो है सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ता है 3 लाख प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। और अगर कोई स्पॉन्सर बैंक जो है अगर कोई NFS स्विच को स्पॉन्सर कर रही है तो उसको वन टाइम फी पे करना है 6 लाख प्लस टैक्सेस। जो कार्ड इशुइंग मेंबर होते हैं, मतलब जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, ये सारी कंपनीज होगी जो कि कार्ड इशुइंग मेंबर होती हैं, और कार्ड एक्वायरिंग मेंबर यानी कि जो बैंक जहां से जो कार्ड इशू किए जाते हैं, तो वहाँ पे अगर ATM के थ्रू जो NFS के ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उनको एक इंटरचेंज फ़ी जो है वो पे करना होता है। तो ये फ़ी जो है फ्रेंड्स वो कितना है, तो ये 15 रुपीज़ है कैश विड्रॉल एंड कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र के लिए, और 5 रुपीज़ है अदर नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर कोई कस्टमर जो है बैलेंस इंक्वायरी करता है या मिनी स्टेटमेंट करता है तो उसके लिए उसको 5 रुपीज़ जो है पे करना होता है। और ये कार्ड इशुअर जो है वो कार्ड एक्वायरर कंपनी को पे करता है। कार्ड इशुइंग मेंबर वुड पे ट्रांजेक्शन स्विचिंग फी ऑफ ₹0.45 पैसा पर अप्रूव ट्रांजेक्शन टू NPCI। और जो कार्ड इशुइंग मेंबर है जो कि वीज़ा, मास्टर, मैस्ट्रो कार्ड है, वो NPCI को 0.45 पैसा जो है वो पे करती है। NPCI हैज़ ऑल्सो टाइड अप विथ इंटरनेशनल कार्ड स्कीम। कोई अगर इंटरनेशनल कार्ड स्कीम है जैसे जो फॉरेन के जो कार्ड्स होते हैं उसमें उसके साथ भी कुछ कार्ड्स के साथ जो है NPCI का टाई अप है। तो फ्रेंड्स ये ट्रांजेक्शन है, इसको हमेशा याद रखिएगा, NPCI और उसके बाद कार्ड इशुअर और कार्ड एक्वायरर। NPCI जो है वो NFS के का जो स्विच सेंटर है उसको ये एक्वायर करती है और प्रोसेस करती है। कार्ड इशुअर जो कंपनी कार्ड इशू करती है, और कार्ड एक्वायरर जो कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है जो कि बैंक्स होते हैं। तो कार्ड इशुअर कंपनी को, कार्ड एक्वायरर को 15 रुपीज़ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए और 5 रुपीज़ नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, और NPCI को 0.45 पर ट्रांजेक्शन जो है वो पे करना पड़ता है। अभी NFS जो है क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है, तो NFS जो है वो बेसिक ट्रांजैक्शन तो अलाउ करती है जैसे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज एंड मिनी स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ATM या CDMs के थ्रू जो है कस्टमर अवेल कर सकते हैं, जैसे कि इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट। अगर कोई कैश डिपॉजिट करना चाहता है कस्टमर तो वो कर सकता है। मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर कर सकता है, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट भेज सकता है, और आधार नंबर भी सीड कर सकता है अपने अकाउंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें भी जो है NFS स्विच सेंटर जो है वो प्रोवाइड करती है थ्रू ATM। NFS विल मेंटेन लॉग्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन पासिंग थ्रू द NFS नेटवर्क। और जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं NFS नेटवर्क के थ्रू, उसका लॉग जो है NFS को मेंटेन करना होता है। और यही लॉग जो है फ्रेंड जब ATM में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम लोग ये लॉग के थ्रू जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड IBCC, जो नेक्स्ट हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड का। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये वेरियस सर्विसेज कस्टमर को ऑन डिमांड प्रोवाइड करती है ओवर इंटरनेट। तो ये मोस्टली फ्रेंड्स 3 तरह का होता है सर्विस इसका। पहला तो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको कि हम लोग SaaS यानी कि SaaS बोलते हैं। फिर है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी PaaS, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी IaaS। तो जो SaaS है यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ये ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर जो है
ये कस्टमर को प्रोवाइड करती है। अगर किसी कस्टमर को किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है तो वो सास के थ्रू जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी कि अगर कोई सर्विस कस्टमर को चाहिए होता है, कोई मल्टीपल सर्विस जिसके लिए उनको एक अपना जो है एप्लीकेशन का उनको ज़रूरत होता है, जिसको कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को। तो ये पास के ऊपर जो है वो काम करता है, जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर सर्विस नहीं, मतलब एक बंच ऑफ सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। और वहाँ पे कस्टमर को उसका खुद का एप्लीकेशन जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना के प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे क्या है कि ऑन डिमांड कोई एक रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि IaaS। तो यहाँ पे एक पूल ऑफ इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को, जिसमें कि सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क, डेटा सेंटर, ये सारी चीज़ें जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। तो तीनों में यही मेनली डिफरेंट है फ्रेंड्स। एक में सॉफ्टवेयर दिया जाता है, दूसरे में कस्टमर का ओन एप्लीकेशन जो है उसको दिया जाता है, और तीसरे में जो है पूल ऑफ इक्विपमेंट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। ये फ्रेंड्स अभी थर्ड पार्टी सेल के लिए काफ़ी ही बहुत बैंकों में जो है अभी ये फेमस है, काफ़ी यूज़ किया जाता है बैंकों में वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए। तो ये बेसिक स्पेसिफिक नीड ऑफ रिटेल एंड प्राइवेट बैंक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस का जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस कर सकते हैं। इसके की मॉड्यूल्स में क्या क्या हैं, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज़, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें बैंकों को क्या क्या बेनिफिट है, सबसे पहला तो है कि बिजनेस बेनिफिट है, क्योंकि बैंकों को इसमें क्रॉस सेलिंग का जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलता है। और जो भी फी बेस्ड पर्सनलाइज्ड एडवाइस है, बैंकों को जो इनकम होती है फी बेस्ड इनकम, वो इसके थ्रू होती है। उसके बाद ईज ऑफ इन्हेंसिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, यानी कि कस्टमर को बैंक को जो है ये एक अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस करने में एक पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी ईजिली प्रोवाइड हो जाता है, ताकि बैंक जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है एज पर फ्लेवर ऑफ द कस्टमर वो उसको क्रिएट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हायर ऑपरेशनल इफिशियंसी, दिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मिनिमाइजिंग ऑपरेशनल डिलेज एंड इंश्योरिंग सीमलेस ट्रांजेक्शन फ्लो एट द बैंक। यहाँ पे क्या है कि आपको ऑपरेशनल इफिशियंसी जो है काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि आप इमीडिएट जो है पेमेंट कर सकते हैं और इमीडिएट पॉलिसी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है कस्टमर्स को वो काफ़ी कम लगता है किसी भी ट्रांजैक्शन फ्लो में। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल टूल जो है वो साबित होता है। नेक्स्ट है लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे बैंकों को जो है काफ़ी कम कॉस्ट में एक इजीली अवेलेबल जो है वो एप्लीकेशन मिल जाता है कोऑर्डिनेट करने के लिए क्रॉस सेलिंग फॉर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। तो उसमें ये बैंकों को काफ़ी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी हेल्पफुल है, और इससे बैंकिंग सर्विसेज जो है वो कस्टमर तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प मिलता है, और इससे बैंक को अपने बिजनेस ग्रो अप के अपॉर्चुनिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छे बढ़ जाते हैं, और बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो भी इससे काफ़ी बढ़ता है, और बहुत कम समय में कस्टमर को जो है सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग का यहीं ख़त्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।